नमस्कार साथियों, सीमांत एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पहली वीडियो में देखा, पहले वीडियो में हमने बात करी थी हिंदी का जो पाठ्यक्रम है उसके ऊपर चर्चा करी थी। आज की जो वार्ता रहेगी हमारी वो रहेगी भाषा के ऊपर। और भाषा में क्या देखेंगे? भाषा का विकास देखेंगे। ठीक है, कि भाषा का विकास कैसे कैसे हुआ है, कालखंड के अनुसार विभाजित करेंगे और उन सभी से जितने भी तथ्य एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगे उन सभी को जानेंगे और साथ साथ याद भी करेंगे। ज्यादा इधर उधर की कुछ बातें नहीं करेंगे, केवल तथ्य को जानेंगे और याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा विश्व स्तर पर कितनी बोली जाती है? 6809 भाषा बोली जाती है। ठीक है, 6809 भाषा बोली जाती है और इन भाषा को बांटा गया परिवार के अनुसार। ठीक है, परिवारों में बांटा गया है। जैसे व्यक्ति होते हैं तो बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, लेकिन अलग अलग परिवार से व्यक्ति संबंध रखते हैं, तो ऐसे ही भाषाओं के भी परिवार बनाए गए हैं। लेकिन इन परिवारों में से हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि भारत में कितने भाषाई परिवार हैं। ठीक है, भारत में कितने भाषाई परिवार हैं? अगर भारत की बात की जाए तो भारत में है 4 भाषाई परिवार। भारत में कितने भाषाई परिवार बोले जाते हैं? 4, जिनमें से पहला भारोपीय, द्रविड़, अस्टिक और चीन तिब्बत। ठीक है, और इन पे अगर सवाल ये पूछा जाए कि भारत में जो 4 भाषाई परिवार बोले जाते हैं उनमें से सबसे बड़ा भाषाई परिवार कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है? ठीक है, तो सवाल कैसे भी पूछे जा सकते हैं और इनका जो घटता हुआ क्रम में ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगर सबसे बड़ी भाषाई परिवार की बात करें तो वो है भारोपीय, जो कि कितना बोला जाता है? 73% बोला जाता है। ठीक है, और द्रविड़ की बात की जाए तो द्रविड़ 25% बोला जाता है और आष्टी की बात की जाए तो ये 1.3% बोला जाता है और चीनी तिब्बत की बात की जाए तो ये 0.7% बोला जाता है। ठीक है, तो इनका घटता हुआ क्रम भी आप ध्यान रखेंगे और सबसे बड़ा भाषाई परिवार कौन सा ये भी ध्यान रखेंगे और सबसे छोटा भाषाई परिवार कौन सा है ये भी ध्यान रखेंगे और साथ साथ इनके परसेंट भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रह जाएंगे एग्जाम की दृष्टि से। अब इसके बाद ये देखते हैं कि जो हिंदी है वो किस भाषाई परिवार से संबंध रखती है, अर्थात हिंदी की जो प्राचीन सभी भाषाएं थी वो किस भाषाई परिवार से संबंध रखती हैं। तो यहाँ पर अगर भारोपीय की बात की जाए तो भारोपीय में पहले तो ये बता दूं कि भारोपीय को अन्य आर्य भाषा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? आर्य भाषा के नाम से भी जाना जाता है या आर्य भाषा परिवार के नाम से जाना जाता है। तो आप भली भांति जानते हैं कि जो आर्य लोग आए थे कहाँ से आए थे, ये सब बातें नहीं करेंगे, ये पूरा हिस्ट्री का बैकग्राउंड आप सभी को पता है। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि जो आर्य लोग थे उनकी जो मूल भाषा वो कौन सी थी? संस्कृत भाषा थी। तो हमारा जो मुख्य टॉपिक प्रारंभ होगा वो संस्कृत से रहेगा और आगे बढ़ता हुआ हिंदी तक आएगा। तो यहाँ पर जो आर्य भाषा परिवार है ये वही है भारतीय भाषा परिवार 73%। ठीक है, 73%। अगर इनके टाइम पीरियड की बात करें तो इनको 3 भागों में बांटा गया है। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी, 1000 ईस्वी से वर्तमान तक। अब हम पहले देखेंगे प्राचीन आर्य भाषा परिवार कि प्राचीन आर्य भाषा परिवार में जो संस्कृत भाषा बोली जाती थी उस संस्कृत भाषा से क्या क्या मुख्य बातें हमें ध्यान रखनी है और क्या क्या तथ्य ऐसे जिन्हें हमें पढ़ने हैं। अगर हम प्राचीन आर्य भाषा परिवार की बात करें तो इस समय कौन सी भाषा बोली जाती थी? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा बोली जाती थी और ये संस्कृत भाषा भी 2 शाखाओं में बोली जाती थी, जिनमें पहली रहेगी वैदिक संस्कृत रहेगी। ठीक है, और दूसरी रहेगी लौकिक संस्कृत। ठीक है, अगर वैदिक संस्कृत की बात करें, इनके टाइम पीरियड की बात करें तो इनका टाइम पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ये जो टाइम पीरियड है ये ईसा पूर्व में रहेगी। ठीक है, दोनों के दोनों टाइम पीरियड कब के? ईसा पूर्व। तो ये आपको सभी को पता है, ईसवी ईसा ये सब आपको सब पता है। ठीक है, अगर वैदिक की बात करें तो वैदिक में इस पे आपको क्या ध्यान रखना है कि इनमें जितने भी वेद हैं, ठीक है, इनमें सभी वेदों की रचनाएं की गई थी। जितने भी वेद हैं 4 वेद, इन सभी की रचनाएं की गई थी। लेकिन इसमें से आपको ध्यान क्या रखना है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, वो ये बात ध्यान रखनी है कि जो चारों वेद हैं इनकी रचना तो की गई थी, लेकिन इनको एक सूत्र में किसने बांधा, यानी इनका
संकलन किसने करा था? तो आप ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर, महर्षि वेदव्यापन। ठीक है, ये कौन है? वेदों के संकलन करता। तो ये एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट बन जाता है। अब यहाँ पर अगर लौकिक कालखंड की बात की जाए तो लौकिक कालखंड में सभी ग्रंथों की रचना की गई थी। और वो सभी ग्रंथ कौन कौन सी? जैसे आपका आरण्यक हो गया, उपनिषद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, महाभारत हो गया, ये सभी ग्रंथ कब लिखे गए थे? लौकिक कालखंड में। तो ये आप मेंशन करते जाएंगे साथ साथ। और इसी के साथ साथ आप एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर ध्यान रखना है, या मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, वो ये बात है कि जो आचार्य पाणिनि है, आचार्य पाणिनि, इन्होंने व्याकरण की रचना की गई। आचार्य पाणिनि ने इस कालखंड में व्याकरण की रचना की थी। और वो कौन सा व्याकरण था? जिसका नाम था अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी व्याकरण, यानी 8 अध्यायों की एक व्याकरण लिखी थी, जो कि व्याकरण के इतिहास में सबसे प्रमुख और सबसे प्राचीन व्याकरण मानी जाती है और सबसे सर्वश्रेष्ठ व्याकरण मानी जाती है। वो किस कालखंड में लिखी थी? लौकिक कालखंड में। तो आप हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो हिंदी व्याकरण के अगर इतिहास की बात की जाए तो सबसे प्राचीन कौन सी रहती है? अष्टाध्यायी व्याकरण। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। तो इस कालखंड में आप केवल इतना ही ध्यान रखेंगे, यानी संस्कृत में आपको क्या ध्यान रखना है? वैदिक कालखंड है, ये देवी देवताओं का युग था, सीधा आप ये ध्यान रखेंगे। और इनमें चारों वेदों की रचनाएं की थी, जिसके संकलनकर्ता कौन है? महर्षि वेदव्यापन। और उसके बाद लौकिक कालखंड है, लौकिक कालखंड में आप क्या ध्यान रखेंगे कि सभी ग्रंथों की रचना की गई थी। और सभी ग्रंथ कौन से थे? आरण्यक, उपनिषद, महाभारत और ऐत्रेय, इस प्रकार के सभी ग्रंथ थे। लेकिन इसके साथ साथ आप इंपॉर्टेंट बात ये भी ध्यान रखेंगे कि व्याकरण के इतिहास की जो सबसे प्राचीन पुस्तक है और सबसे सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है, उस व्याकरण की रचना की गई थी, जिसका नाम क्या था? अष्टाध्यायी व्याकरण। और किसके द्वारा लिखी गई थी? आचार्य पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, आचार्य पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी। अब इसी के साथ साथ ये ध्यान रखेंगे आप, जो लौकिक कालखंड है, ये लौकिक कालखंड आगे इसके बाद आप ये ध्यान रखेंगे कि जो लौकिक संस्कृत है, ये आगे चलकर पाली भाषा से विकसित हुई, यानी पाली भाषा के नाम से जानी जाने लगी। ठीक है, तो यहाँ पर वैदिक संस्कृत में तो केवल आप इतना ही ध्यान रखेंगे और वैदिक संस्कृत में हम यहीं तक पढ़ेंगे। लेकिन ये वाला क्रम हमारा आगे तक चलेगा, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इस तरीके से पढ़ते ही चलेंगे। अब इसके बाद देखते हैं मध्यकालीन, देखते हैं मध्यकालीन आर्य भाषा परिवार। मध्यकालीन आर्य भाषा परिवार में है, अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 500 BC से 1000 AD तक रहेगा। और इस मध्यकालीन आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत 3 भाषाएं आती हैं। ठीक है, जिनमें पहली पाली रहेगी, और पाली का जो टाइम पीरियड है 500 BC से लेकर 1 AD तक रहेगा। और प्राकृत का टाइम पीरियड है 1 AD से 500 AD तक। और अपभ्रंश का टाइम पीरियड है 500 AD से 1000 AD तक। ठीक है, अब इनमें से हम एक एक भाषा को पढ़ते हुए चलेंगे। तो पहले देखेंगे हम पाली। पहली रहेगी पाली, और पाली का टाइम पीरियड आप बिल्कुल विशेषकर से ध्यान रखेंगे। पाली का टाइम पीरियड है 500 BC से लेकर 1 AD। ठीक है, और पाली में केवल एक बात ये ध्यान रखेंगे कि पाली को अन्य किस नाम से जाना जाता था? मगधी भाषा के नाम से। ठीक है, मगधी भाषा के नाम से जाना जाता था। तो आपसे अगर ये सवाल पूछा जाए कि प्राचीन काल की किस भाषा को मगधी भाषा के नाम से जाना जाता था, तो आप ध्यान रखेंगे वो किस भाषा को जाना जाता था? पाली भाषा को। ठीक है, तो सवाल कैसे भी पूछा जा सकता है, और पाली का आप टाइम पीरियड ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आप इतना ही ध्यान रखेंगे। बात करते हैं प्राकृत के ऊपर, और प्राकृत का जो टाइम पीरियड है वो है 1 AD to 500 AD। ठीक है, प्राकृत की अगर बात की जाए तो प्राकृत का जो जैन धर्म का अधिकांश साहित्य है, जैन धर्म का, ठीक है, जैन धर्म का जो साहित्य है वो अधिकांश किस भाषा में लिखा गया है? प्राकृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो बात ये ध्यान रखेंगे, और इसके साथ साथ आप ये ध्यान रखेंगे इस पे कि जो प्राकृत भाषा है, इस भाषाओं की उस समय मूल रूप से कितनी शाखाएं थी? अब पढ़ेंगे प्राकृत। प्राकृत का जो टाइम पीरियड है वो है 1 AD to 500 AD। और प्राकृत में आप ये ध्यान रखेंगे कि प्राकृत की उस समय जो भारत में भाषाएं बोली जाती थी वो 5 शाखाओं के रूप में बोली जाती थी, यानी 5 भागों में हम प्राकृत को पढ़ते हैं। और 5 भाग वो कौन कौन से हैं? जिनमें से पहली रहेगी शौरसेनी प्राकृत, दूसरी रहेगी पैशाची प्राकृत, तीसरी रहेगी मगधी प्राकृत, चौथी रहेगी महाराष्ट्री
प्राकृत और पांचवी रहेगी अर्धमगधी प्राकृत। इन सभी भाषाओं का किन किन क्षेत्रों में प्रचलन था, किन किन क्षेत्रों में बोली जाती थी, तो यहाँ पर देखते हैं। अगर शौरसेनी प्राकृत की बात करें तो उस समय का जो मथुरा था, उस समय मथुरा में बोली जाती थी, जो कि वर्तमान का कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। और पैशाची प्राकृत की बात की जाए तो उस समय जम्मू कश्मीर के आसपास बोली जाती थी, यानी जम्मू कश्मीर के भी कहाँ बोली जाती थी, उत्तर पश्चिम के आसपास, यानी इस क्षेत्र के आसपास, उत्तर पश्चिम के आसपास बोली जाती थी। ठीक है। और अगर मगधी की बात करें तो मगधी प्राकृत बोली जाती थी, मूल रूप से मगध में बोली जाती थी। और महाराष्ट्र की बात करें तो ये मूल रूप से महाराष्ट्र में बोली जाती थी। और अर्ध मगधी की बात करें तो मूल रूप से मथुरा व मगध के मध्य बोली जाती थी, यानी उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य बोली जाती थी। ठीक है। तो प्राकृत में आप ये सभी ध्यान रखेंगे, इनकी जो 5 शाखाएं, इन 5 शाखाओं को ध्यान रखेंगे और मूल रूप से कहाँ कहाँ बोली जाती थी ये बिंदु ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखते हैं अपभ्रंश। अपभ्रंश का जो टाइम पीरियड है, अपभ्रंश का टाइम पीरियड है 500 AD टू 1000 AD। ठीक है। इस अपभ्रंश से मुख्य 2-4 बातें क्या ध्यान रखनी है, आप सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि जो अपभ्रंश भाषा है इसका जो आरंभ करता है, ठीक है, आरंभ करता वो किसको माना जाता है, वो माना जाता है स्वयंभू को, स्वयंभू को माना जाता है। और स्वयंभू को अपभ्रंश का क्या माना जाता है, वाल्मीकि, अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। तो आपसे अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि अपभ्रंश भाषा का आरंभकर्ता किसको माना जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे स्वयंभू को, और स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि भी कहा जाता है। ठीक है। तो सवाल कैसे पूछा जा सकता है। और इसी के साथ साथ आप ये ध्यान रखना कि जो स्वयंभू है, इनकी जो एक बहुत फेमस रचनाएं थी वो कौन सी थी, पौमचर्यू। ये जो रचना है ये अपभ्रंश भाषा में ही इन्होंने लिखी थी। ठीक है। अब इसके बाद की जो क्लास रहेगी वो रहेगी हमारी आधुनिक आर्य भाषा परिवार। आधुनिक आर्य भाषा परिवार में हमने क्या क्या देखना है, हिंदी उपभाषाएं और हिंदी की बोलियां हैं, और किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है, कितने राज्यों में बोली जाती है, कितनी टेरिटरीज में बोली जाती है, इन सभी के ऊपर चर्चा करेंगी। तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।